आप सभी का स्वागत है। हाँ, जो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 5। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 को हम क्या कहते हैं? संघ, यूनियन। अब यूनियन हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 उल्लेख करता है कि इंडिया कहते हैं भारत सेल बी ए यूनियन स्टेट। भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। लेकिन यहाँ हम बात वो संघ किसकी करेंगे? केंद्र की। यहाँ का संघ का मतलब क्या है? केंद्र। तो संघ में अगर देखा जाए भाग 5 में जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक जो है आर्टिकल्स, वो भाग 5 में संघ में शामिल होते हैं। और संघ के देखा जाए 3 भाग हैं। संघ के कितने भाग हैं? 151, 52 से लेकर कहाँ तक है? 151 तक है। मैंने कहा कि संघ के कितने भाग हैं? 3। पहला भाग कौन सा है? कार्यपालिका। पहला भाग क्या है? कार्यपालिका। दूसरा क्या है? विधायिका। तीसरा भाग है न्यायपालिका। मामला क्लियर है? मैंने कहा कि पहला भाग कार्यपालिका है और दूसरा भाग विधायिका है और तीसरा भाग कौन सा है? न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका का जो उल्लेख है संविधान में, वो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 का जो उल्लेख है वो किसका है? कार्यपालिका का। विधायिका में देखा जाए, विधायिका का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 123 तक है। ये जो आज वाली क्लास है, आप इंडिया का कोई भी एग्जाम देना, हर कंपटीशन जो सरकारी नौकरी के लिए है जिसमें संविधान आता है, बस आता हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, एसआई हो, पटवारी हो, पुलिस हो, प्रत्येक वनडे एग्जाम के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट क्लास है इसकी। और न्यायपालिका का जो उल्लेख है, न्यायपालिका का जो उल्लेख है अनुच्छेद 124 से लेकर के लगभग 147 तक है। बाद में फिर सीएजी आ जाता है आपका 148 से। मामला क्लियर है? तो आज हम देखेंगे कि कार्यपालिका के अंतर्गत आता कौन कौन है। पहली बात तो ये होती है, कार्यपालिका के अंतर्गत हम देखें तो पहला मामला राष्ट्रपति का आता है। दूसरा मामला उपराष्ट्रपति का आता है। तीसरा मामला मंत्रिपरिषद का आता है। चौथा मामला प्रधानमंत्री का आता है। हालांकि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मामला क्लियर है? हालांकि भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में कहा जाता है कि वह नौका का क्या होता है? कप्तान होता है। कौन? पीएम की भूमिका है। इसके बाद में एक आता है महान्यायवादी, अटॉर्नी। ये सब तुम्हारे किस में आते हैं? सब कार्यपालिका में आते हैं। मामला क्लियर हो गया? लेकिन हम इन सब में आज जो पढ़ने वाले हैं, महामहिम के बारे में पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रपति पद के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हाल ही में नवीनतम चुनाव भी हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले से अपना संबंध रखती हैं,
इसके अलावा देखा जाए पहले वो शिक्षक भी रही है, बाद में पार्षद भी रही है, विधायक भी रही है, मंत्री भी रही है, अंत में राज्यपाल भी रही है, और राज्यपाल के बाद यहाँ तक का उनका एक सफर रहा है राजनीति में, और हम देश के सर्वोच्च पद पर हैं, जिसकी हम सभी क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। मामला क्लियर है? तो मैं इसको साफ करने वाला हूं, इस सब को। हालांकि ये कहा जाता है कि दुनिया में 3 तरह के देश हैं। दुनिया में देश कितने तरह के हैं? यूनियन, जैसे इंग्लैंड का है, यूनियन का सबसे शानदार उदाहरण है, जहां राज्य ही ना हो, वे देश जहां राज्य ना हो, पूरा अकेला केंद्र सरकारी हो, केंद्रीय हो, वे देश कैसे हैं? दूसरा देश होता है फेडरेशन, जहां राज्यों की सहमति से क्या बनता है? संघ बनता है। इसका उदाहरण है अमेरिका। यह सिंपल हम कहते हैं, अमेरिकी संविधान की और भारतीय संविधान की तुलना करें तो अमेरिका में संविधान में एक ही सूची है। अमेरिकी संविधान में कितनी सूची है? एक सूची विषयों की, वो है कौन सी? केंद्र सूची, या हम कह रहे हैं उसको संघ सूची। नहीं है समझ में? मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के संविधान में कितनी सूची है? एक। वो भी कौन सी? राज्य कहते हैं केंद्र से कि जो जो आपकी सूची के विषय में, सूची में विषय हैं, आप सिर्फ उन्हीं विषयों पर कानून बना सकते हो, बाकी सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य का है। हालांकि देखा जाए दुनिया के सभी देशों में यूनियन है, अब संघ है। संघ शब्द या भारत में ऐसे संघ नहीं है, संघीय व्यवस्था है। भारत में कैसी व्यवस्था है? संघीय है। देखिए भारत के संविधान कितनी सूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं विषयों की? 3। मैंने एक कह दिया, केंद्र सूची। दूसरी कौन सी है? राज्य सूची। तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। आपने देखा होगा केंद्रीय सूची के मामले में कानून बनाने का अधिकार किसका है? सिर्फ केंद्र का है। जबकि राज्य सूची के मामले में कानून बनाने का अधिकार किसको है? और समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र और राज्य दोनों को, दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच कभी गतिरोध हो जाए तो कानून कहाँ का मान्य होगा? केंद्र का, क्योंकि हमने सर्वोच्चता किसकी रखी है? केंद्र को दी है। इसलिए भारत में संघीय मॉडल को अपनाया गया है। मामला क्लियर है? इसके अलावा देखा जाए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगर हम देखें भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब दूसरा इसी में एक और चीज लिखी है, वो भारत का प्रथम नागरिक भी होगा। देखिए आर्टिकल 52 पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाना साथ ही साथ। मामला क्लियर है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी में दूसरी चीज लिखी है, वह देश का प्रथम नागरिक भी होगा। वह देश का प्रथम क्या होगा? नागरिक। अगर देखा जाए भारत का फर्स्ट सिटीजन कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा कौन है? उपराष्ट्रपति।
ये फर्स्ट आर्टिकल में ये बात कही गई है। दूसरी चीज उसी 52 में ये भी कहा गया है, सेकेंड पॉइंट, वह देश की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। मैंने कहा कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का क्या है? प्रतीक होता है। देश की एकता क्या है? एकता क्या है? जहाँ सामाजिक समरसता हो, लोग प्रेम, भेदभाव, जातिवाद से रहित होकर के, अंतर्निरपेक्षता से रहित होकर के, मतलब धर्म, ना धर्म के आधार पर लोग बटे हों, ना जाति के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर, ना वर्ण के आधार पर, सभी लोग बिना किसी भय, पक्षपात, राग, द्वेष के साथ रहें। वही क्या है? एकता है। भारत में विविधता है, क्योंकि विविधता इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में या भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं। तो भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, इतनी विविधता हो, अनेक जाति के लोग रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं, फिर भी भारत में कैसी विविधता होने के बावजूद कैसी है? एकता। और उस एकता का प्रतीक कौन है भारत में? ये आर्टिकल 52 कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हम लोग क्लियर है? अब आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की एक कार्यपालिका होगी। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित अब संघ की कार्यपालिका तो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। मैंने कहा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। मामला क्लियर है? समझ में आ रहा है? मैंने कहा आर्टिकल 53 कह रहे हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति में शक्ति तो है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सिफारिश के बिना नहीं कर सकता? किसकी सलाह के बिना? जो मंत्रिपरिषद कहेगी उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति को काम करना पड़ेगा। तो भारत में असली शक्ति किसके पास है फिर? लेकिन राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि अगर विधायिका कोई विधेयक पारित कर दी है, विधायिका कोई विधेयक पारित कर दी है, तो राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा पास होने के लिए, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। ये भारतीय राष्ट्रपति के पास अतिरिक्त शक्तियां हैं।
अगर ब्रिटेन के हम संवैधानिक प्रमुख से तुलना करें, ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख कौन है? ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख कौन है? राजा या रानी होगी? वहाँ की राजा या रानी? राजा या रानी। और इसका मामला क्या हो गया कि राजा रानी तो है, लेकिन राजा रानी को बिल्कुल ऊपर नहीं है, पावर बिल्कुल नहीं है। ब्रिटेन में तब तक कानून लागू नहीं माना जाएगा जब तक राजा या रानी के साइन नहीं होंगे, तब तक कोई कानून लागू नहीं माना जाएगा। और किसी मंत्री ने कोई कानून बना दिया और वो क्वीन के पास लेके पहुंचा, महारानी के पास, कि महारानी इसको पास कर दो, महारानी को पास करना ही पड़ेगा। ना तो महारानी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकती, ना पुनर्विचार के लगा सकती। मतलब ही क्या है फिर? लेकिन तब तक लागू नहीं माना जाएगा जब तक साइन नहीं। मामला क्लियर? ये अब आर्टिकल 52 में 54 में राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटर्स कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटर्स नहीं समझ में आया? वोट डालने वाले राष्ट्रपति के इलेक्शन में आर्टिकल 54 देखिए, बस बातचीत ना करिए। आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में वोटर्स कौन होंगे? बताओ। प्लस निर्वाचन की बात कही गई है 54 में। अब देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो कैसा होगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब ये बताओ तो भारत में डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है? अपन डालते हैं। देखिए निर्वाचन दो तरह के, समझ लीजिए। एक तो प्रत्यक्ष है, दूसरा कैसा इलेक्शन है? मामला क्लियर है? मैंने कहा एक प्रत्यक्ष इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। मामला क्लियर है? डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट। डायरेक्ट इलेक्शन में एक पद्धति है, फर्स्ट पास द पोस्ट, सबसे आगे निकलने की पद्धति। प्रत्यक्ष इलेक्शन में जिसके वोट जो आगे निकल गया, जिसके वोट ज्यादा है वो जीत जाएगा। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि आप आगे हो गए फर्स्ट राउंड में तो आप जीत ही जाओगे। बताऊंगा अभी। अब देखिए प्रत्यक्ष इलेक्शन लोकसभा का होता है। लोकसभा चुनाव में आपने वोट डाला होगा 2019 में। हो सकता है किसी की उम्र नहीं हुई हो उस समय 18 साल। विधानसभा का वोट डालते हैं, डाला भी होगा 21 में। राकेश नवीन जी को वोट डाला था, नहीं डाला था? मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सॉरी नाम दिया मैंने, किसी भी एक पार्टी को वोट डाला नहीं डाला। और वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, एक बीजेपी से था, बहुजन से था एक। तो आपने वोट डाला होगा ही डाला होगा, वही तो विधानसभा का है। अब तीसरा यहाँ पर मैं बात करूं, ग्राम पंचायत में कैसा इलेक्शन होता है? सरपंच के चुनाव में वोट डालते हो कि नहीं? सरपंच का, जनपद पंचायत सदस्य का,
जिला पंचायत सदस्य का डायरेक्ट इलेक्शन है, नगरीय निकाय के चुनाव, 5 नगरीय, उससे सुनते रहिए। ये इलेक्शन भी कैसे होते हैं? सभी डायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ आम जनता की डायरेक्ट भागीदारी होती है चुनाव डालने वोट डालने में, उनको चुनने में। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इलेक्शन में देखा जाए तो भारत में एक तो राष्ट्रपति का होता है, तीसरा किसका हो जाएगा? राज्यसभा का। प्रधानमंत्री लोकसभा से चुनता है। चौथा देखा जाए विधान परिषद, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, तीनों से मिलकर क्या बनती है? विधानमंडल। मामला क्लियर है? अब देखा जाए, मैंने कहा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डालने की क्या क्या शर्त होगी, मतलब कौन कौन वोटर्स होंगे। ध्यान रखना, वोटर्स में पहली बात लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, और इन तीनों के क्या निर्वाचित सदस्य। हालांकि संसद ने 104वां संविधान में संशोधन कर दिया। मामला क्लियर है? अब मैंने कहा राष्ट्रपति इलेक्शन में कौन वोट नहीं डाल सकता? वोट कौन नहीं डाल सकता? जनता के तो चुने के लिए वोट। इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना राष्ट्रपति का, जनता की तो भागीदारी वैसी नहीं है, तो अब वोटर्स कौन नहीं हो सकता? ध्यान रखना, नोट लगा करके यहाँ मैं लिख रहा हूं। संसद ने क्या किया? 104वां संविधान क्या किया? संशोधन कर दिया। संसद ने 104 क्या किया? 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया। अब इसके तहत क्या होता था कि लोकसभा प्लस विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन तो क्या होते थे? जो नॉमिनेट होते थे, नॉमिनेटेड, उनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मतलब विधानसभा में एक जो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय हो, भारत का नागरिक हो, लेकिन कैसा हो? एंग्लो इंडियन हो। राज्यपाल अपनी स्वविवेक से या इच्छा से किसी एक सदस्य को मनोनीत कर सकता था, विधायक बन सकता था। हम क्लियर? और लोकसभा में 2 बन सकते थे एंग्लो इंडियन। अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई जीता ही नहीं है चुनाव, तो वो 2 व्यक्तियों को एंग्लो इंडियन के सदस्य के रूप में लोकसभा में नॉमिनेट कर देता था। कौन कर देता था? कौन? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन अभी हाल ही में 2020 में सरकार ने 104वां संशोधन किया 2020 के तहत, और इस प्रावधान को क्या कर दिया? खल्लास। देखिए, अभी तक ये व्यवस्था थी कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, प्रत्येक राज्य की प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अगर राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को
विधायक के रूप में मनोनीत कर देता था या नॉमिनेटेड, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं। अब क्या हुआ, सरकार ने संशोधन कौन सा कर दिया, कब किया, इसके लिए प्रावधान में क्या कर दिया। तो अब मामला यहाँ से ये उभरता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट नहीं दे सकता। मामला समझ पा रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तभी तो बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए कौन कौन वोटर नहीं होंगे। राष्ट्रपति इलेक्शन में वोटर्स कौन कौन नहीं होगा, विधान परिषद के विधायक, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते। विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित विधायक ही वोट डालेंगे, विधान परिषद का भले ही वो निर्वाचित हुए हों पर ये वोट नहीं डाल सकते। प्लस तथा राज्यसभा के मनोनीत कितने सदस्य राज्यसभा मनोनीत, 12, कितने होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। अब 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं, वे सदस्य जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति होते हैं। विज्ञान, कला, ये दोबारा से पढ़ाऊंगा जब आप क्लास में पढ़ोगे तब। वे व्यक्ति तो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से जुड़े 12 जानकार व्यक्ति होते हैं, उनको राष्ट्रपति क्या करता है, अब करेगा किसकी सलाह पर, मंत्री का सलाह। यहाँ पर राष्ट्रपति को शक्ति भी है कि वो स्वविवेक से भी किसको नियुक्त कर सकता है। जैसे पहली बार खेल से कोई व्यक्ति राज्यसभा का सांसद बना, वो कौन थे, महानतम बल्लेबाज दुनिया के भगवान क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर। तो लोगों ने उंगली उठाई, ये तो विज्ञान, समाज सेवा, राजनीति, कला से जुड़े व्यक्ति नहीं है, तो कह दिया कि वो तो कलात्मक रूप से बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए उनको कर दिया। हालांकि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कला से संबंध रखते हैं और सांसद बन गए। जैसे पहली बार हेमा मालिनी जी राज्यसभा से सांसद रह चुकी हैं, कला से नहीं है, कला मतलब एक्टिंग से है, बॉलीवुड से है। हालांकि इनसे पहले तो अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा से, राज्यसभा से धर्मेंद्र रैली है। हाँ ठीक है, महाराष्ट्र। हाँ बस। मामला क्लियर है, नहीं आ रहा समझ में, कहाँ से नहीं आया, ये बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकता है, सिंपल बात। लोकसभा के विधायक, सांसद, ध्यान सुनिएगा। फिर राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा के सांसद जो निर्वाचित है, अब तो मनोनीत वाला काम खत्म ही कर दिया, लेकिन अभी तक तो 19 में तो मनोनीत हुए होंगे, है ना, क्योंकि वो प्रावधान कब किया, 20 में चुनाव कब हुए लोकसभा के, 19 में। और हालांकि राष्ट्रपति का इलेक्शन तो भी हुआ है, कुछ ही दिन पहले 25 तारीख को शपथ हुई है दीदी की, द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए, लोकसभा के सांसद, लोकसभा के निर्वाचित सांसद, विधान और राज्यसभा के सांसद प्लस विधानसभा के निर्वाचित विधायक ही वोट डाल सकते हैं। हालांकि अब वोट कौन कौन नहीं डाल सकता,
विधान परिषद के विधायक और राज्यसभा के मनोनीत, प्लस इसमें अभी तक क्या था कि लोकसभा के मनोनीत प्लस विधानसभा के मनोनीत। समझ लो इसको, राज्यपाल बना देता सांसद, चुनाव नहीं लड़ते वो डायरेक्टली। अब इसका प्रावधान कब से खत्म कर दिया? 104वें संविधान संशोधन के तहत 2020 के तहत। मामला क्लियर? अब देखिए आगे देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। राष्ट्रपति के बारे में अभी वोटर्स भी नहीं हुए। अब देखा जाए तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कुल कितने वोटर्स हुए? अभी तक एक प्रावधान था कि लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 थी। अधिकतम कितनी हो सकती थी? 52। 2 तो मनोनीत थे इसमें। 550 क्या हो सकते थे? निर्वाचित। और 2 मनोनीत हो सकते थे। तो ये मामला तो क्या हो गया? खत्म हो गया। ये तो समाप्त किया एंग्लो इंडियन वाला। आ रहा है ऐसे नो? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। अब 552 में कितने निर्वाचित होंगे? 2 कैसे होंगे? ये वाला मामला खत्म कर दिया, मनोनीत कर दो। अब देखा जाए वर्तमान में कितने सदस्य हैं कुल? नहीं, कितने तो हो सकते हैं अधिकतम। वर्तमान की बात हो रही है। लोग मनोनीत हट गए, कितने रह गए? 543। अधिकतम कितने वर्तमान में कितने मेंबर है लोकसभा में? 543। अब देखा जाए राज्यों से कुल कितने हैं? दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? दिल्ली में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 7। एक पांडिचेरी में है, एक चंडीगढ़ में है। कुल 13 सीट है किसके पास? राज्यों के पास। मतलब ये कौन से सॉरी 530। मतलब 530 लोकसभा के सांसद कहां से चुन के आते हैं? राज्यों से। अब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, यूटीओ से 13 सांसद चुन के आते हैं। मामला क्लियर है? मामला क्लियर है? जिसमें देखा जाए सबसे अधिक सांसद जो है वो यूपी से है। सबसे अधिक कहां से हैं? कितने सांसद हैं यूपी से? लोकसभा के 80। एमपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? नहीं पता? 29। अब तो समझ में आ गया कि नहीं? अब मैंने कहा ये तो लोकसभा की बात हो गई। अब राज्यसभा की। मामला क्लियर है? ये बताओ राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या अधिकतम 250 अधिकतम हो सकती है। अब 250 हो सकती है तो अब इसमें 238 का क्या होगा?
निर्वाचन 12 सदस्य कैसे होंगे? मनोनीत। कौन से मनोनीत? कौन करेगा इनको? कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन वो 12 सदस्य होंगे कौन से? जो कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े जानकार व्यक्ति होंगे, उनको राष्ट्रपति क्या कर देगा? मनोनीत। मामला क्लियर है? अब देखा जाए वर्तमान संख्या, वर्तमान में राज्यसभा के कुल सांसद कितने हैं? 245 हैं। अब 245 हैं तो इनमें इलेक्शन कितने का होता है? 233 क्या हो जाएंगे निर्वाचित, और 12 कैसे होंगे? समझ में आया कि नहीं है? लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वोट्स कितने पर होगा चुनाव? 238 का क्या होगा? हाँ, राज्यसभा की कुल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? चुनाव कितने पर होगा? मनोनीत कितने होंगे? प्रेजेंट में कितनी संख्या राज्यसभा की? इलेक्शन कितने पर होगा? 12 कितने सदस्य होंगे? अब 233 का डिवाइड करें तो राज्यों से कुल कितने होंगे? अगर राज्यों में लोकसभा की कुल सीटें कितनी होंगी? 229। यूपी में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की? 4। कुल कितनी हो गई हम? समझ आ गया? बोर्ड साफ कर दो। नहीं समझ में आया तो बता देना, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। अभी समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब? इसमें आपको थ्योरी बिल्कुल दिख नहीं रही होगी, और थ्योरी बना भी लोगे आप। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। वर्तमान में कितनी राज्यसभा सदस्य संख्या है? निर्वाचन कितने पर होगा? मनोनीत कितने होंगे? 233 में राज्यों से कुल कितने होंगे? 229। यूपी से कितने होंगे? 4। 3 दिल्ली से और एक कहां से? पुडुचेरी से है। मतलब क्लियर है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? अब देखिए 2 हाथ भले हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये वाला मामला क्या हो गया? उल्लास होकर बताइए ना आपको मनोनीत वाला। वर्तमान में कितनी है सदस्य संख्या? 43। राज्यों में कितनी है? यूनियन में कितनी है? 13। मामला क्लियर है? सबसे सीट कहाँ पर है? क्लियर है? अब जैसे फुक्कड़ कुछ राज्य हैं भारत में, सिक्किम, नागालैंड, एक सीट लोकसभा की। अब मान लो यहाँ पर सरकार बन जाए किसी भी पार्टी की, तो किसी पार्टी को ज़्यादा लाभ होगा ही नहीं। और यूपी में जिसकी सरकार बन गई पूर्ण बहुमत से बम्पर सीट लेकर के, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में किसकी भूमिका बढ़ेगी? अभी बताऊंगा। क्योंकि यूपी पे एक विधायक की वोट की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ये आर्टिकल कहाँ चल रहा है? हाँ, तो अब आपने देखा था कि 233 कहां से निर्वाचित थे?
राज्यसभा से 12 तो नॉमिनी थे ना, 12 कितने थे नॉमिनेटेड थे राज्यसभा में। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी थी? अब संसद के कुल सदस्य कितने हो जाएंगे इसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन में? जोड़ लो। अब देखिए राष्ट्रपति इलेक्शन में वोट लगभग 10,98,988 वोट लगते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। कुल वोट्स कितने लगते हैं? 10,98,988 वोट। जब वोट लड़ते हैं तो कितने वोटर सही नहीं, फिर इतने वोट कहाँ से आ गए? राज्यसभा में वोट कितने सांसद हैं? मतलब पूरे संसद के 776 और विधायकों को मिलाकर के देखा जाए सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक 4096। देश में कुल कितने विधायक चुनाव जीतते हैं पूरे भारतवर्ष में प्रेजेंट में? 4096 प्लस 776 कुल वोटर्स कितना होता है? 28 राष्ट्रपति इलेक्शन में इतने वोटर्स होते हैं रियल में, तो वोट कितने बनते हैं? तो 10,98,988। क्या बात है? ज़्यादा मामला डिटेल ज़्यादा हो गया क्या? ऐसा लग रहा है मुझे। अब यही वोट कैसे कन्वर्ट होंगे ध्यान रखना। 96 कुल विधायक है देश में निर्वाचित। कुल कितने हो जाएंगे? जोड़ना है। अब इसमें सभी राज्यों के ध्यान रखना, सभी राज्यों का यूटी भी शामिल है। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक। अभी वहाँ पर जम्मू कश्मीर चुनाव हो जाएगा, जम्मू कश्मीर चुनाव हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जम्मू कश्मीर इलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ की यूनियन टेरिटरी हो जाएगी, फिर 3 विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक हो जाएंगे। मामला क्लियर है? बातचीत ना करिए। आज का मामला ज़्यादा संगीन और सीरियस है। ये मामला क्लियर है? अगर थोड़ी सी भी बात दिमाग से निकली तो बत्ती गुल मीटर चालू हो जाएगा।
ठीक है, बस आगे देखिए अब क्या हुआ कि राज्यों में राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब क्या हुआ कि भारत में उस समय केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कठोर कदम उठा रही थी, नसबंदी जैसे कार्यक्रम चलाए गए थे और उसी दौरान राष्ट्रपति का इलेक्शन होना था। तो और राष्ट्रपति का इलेक्शन होना था तो हुआ ये कि दक्षिण के राज्यों ने कहा कि हम आबादी कम कर रहे हैं, उत्तर के जो बीमारू राज्य हैं वो आबादी क्या कर रहे हैं, तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब तो हम भी आबादी बढ़ाएंगे। कुछ लोग आते ही देश में इसलिए हैं। देखिए तो दक्षिण में जब हू हल्ला हुआ तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा ना करिए, आप आबादी मत बढ़ाइए, हम ऐसा प्रावधान करते हैं। और चुनाव लगभग 1976 में आसपास 77 में चुनाव हुआ था। तो हुआ ये सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया। तो किया 1976 में। मामला क्लियर है? अब सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में कर दिया और कहा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सीटों एवं सदस्यों के मत का मूल्य सन 2000 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े आने तक उन्नीस सौ 1977 की ही जनगणना को आधार माना जाएगा। मामला क्लियर है? मान लो अभी एक विधायक के वोट की कैसे वैल्यू निकालेंगे तब समझ में आएगा कि एक विधायक का वोट हजारों वोट में कन्वर्ट कैसे हो जाता है। हजारों में तो नहीं होगा, सैकड़ों में हो जाएगा। यूपी का एक विधायक वोट डालेगा, उत्तर प्रदेश का शायद 206 या 207 वोट काउंट होंगे। नहीं समझ भी? राष्ट्रपति के इलेक्शन में यूपी का एक विधायक वोट डालेगा, वोट कितनी गिनती बने हैं? 207। तो वोट की क्या लिखा है? वैल्यू या मूल्य ज्यादा है यूपी के विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा। दूसरा तमिलनाडु और झारखंड 176, बिहार 175, मध्य प्रदेश लगभग 125 से 26 के आसपास है। नहीं आ रहा समझ में ये मामला? ये अब क्या हुआ कि सन 2000 आ गई। अब सन 2000 आ गई तो फिर अभी मामला खत्म हो रहा था। ये देखा है ना, सन 2000 के बाद तो अटल जी ने कहा, उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, दशरथ जी हम फिर उपाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन्होंने 84वां संविधान संशोधन किया सन 2000 और लिखा इसमें 2026 के बाद
के बाद पहली जनगणना के आंकड़े आने तक आने तक 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। लेकिन आंकड़ा लेगा क्या 2026 के बाद? अब 2026 के बाद जनगणना कब होगी? 31 में। तब कुछ बदलाव होगा। हो सकता है कि मोदी सरकार या जो भी सरकार रहे उस समय तक 26 में वो संविधान संशोधन करके और आगे बढ़ा दे। मामला क्लियर है? मामला क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो कुछ भी देखा, अभी तो उसमें बहुत कुछ है। अभी हमने आर्टिकल 54 में ही बहुत कुछ छोड़ दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति का इलेक्शन अगर लड़ना है हमें तो बात बताऊंगा। अब देखा जाए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा। मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक विधायक के वोट की वैल्यू क्या होगी, अगर प्रेजेंट के हिसाब से क्या होगी या उस समय के हिसाब से क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला लिखाया था, उससे आप कभी भी निकाल सकते हो। मामला क्लियर है? सूत्र तो विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य में निर्वाचित विधायकों की या निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या इंटू 1/1000। ये फॉर्मूला है। इसकी थ्योरी ये है कि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा की जो सदस्य संख्या है तथा 1000 के गुणनफल से जो प्राप्त होगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? एक विधायक के वोट की वैल्यू हो जाएगी। यूपी के एक विधायक के मत का मूल्य तमिलनाडु एंड मेघालय झारखंड, यहाँ के एक विधायक के मत का मूल्य देखा जाए 176 है। अगर देखा जाए बिहार के एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी है? 175। मतलब बिहार का एक विधायक वोट डालेगा
राष्ट्रपति के इलेक्शन में कुल कितने वोट डाले माने जाएंगे? 175। हम लोग क्लियर है? आगे बढ़े। सबसे ज्यादा वोट की वैल्यू इन्हीं राज्यों की है। हम लोग क्लियर है? अब देखा जाए एक सांसद के मत का मूल्य। एक सांसद के मत का मूल्य कितना होगा? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य। नहीं समझ में आया? सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य। और में क्या हो जाएगा? संसद या संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। नहीं आया समझ अभी भी? अभी मैं समझा दूंगा इसको फिर एक बार रिपीट करके। संसद की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। देश में जो कुल विधायक हैं, देश में जो कुल विधायक टोटल जितने, सभी मैंने कहा था कितने विधायक थे देश में? कुल विधायक कितने थे देश में? कुल विधायक कितने थे? नोट्स को मत पलटी, क्या हो रहा है उसको समझाइए क्या? 4096। कितने विधायक थे? 4096। अब 4096 जो कुल निर्वाचित विधायक थे, अब उनके कुल मतों का मूल्य हमने सुनाया। सभी राज्यों के विधायकों के कुल मतों का मूल्य, टोटल भारतवर्ष में जितने विधायक हैं उन सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य, उसमें किसका भाग दे देंगे हम? 776 का। अगर नहीं आ रहा हो समझ में, 4000 कितना था आपका? आगे 4000 अभी ध्यान में हो। 776 बटे 4096 कितना आ रहा है? 4872। अब नहीं आपको निकालना आता हो बटे 776 इंटू 1000। अब इसको काट दो, मान लो ये कितने से कट जाएगा? 4 से कट जाए। 4 3 बचा, 4 9 4 4 2 से कट कर दो इसको, कितने में कट जाएगा? 125। 2 दूनी 4 2 चौक 2 सब इसका गुणा करेगा, इसका भाग देना, उस भाग में तो बता जाएगा। एक सांसद के वोट की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। नहीं आया समझ अभी भी? मुझे लग रहा है हाँ 1000 करना है ना। क्लियर है मामला? अब ये तो बात थी तुम्हारी कहाँ, मतलब 54 की इतनी कहानी थी। हम लोग क्लियर है? पेज मत देखिए, ये देखिए कंटेंट कैसा है।
जो मटेरियल जो आपको लिखा जा रहा है तो मटेरियल इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अब देखें आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय या इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पर होगा। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसा होगा? तो पहले देखा जाए राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट इलेक्शन है इनडायरेक्ट है? पहला तरीका ये बात हो गया। अब मैंने कहा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वोटर्स होंगे वो वोट डालेंगे अपना अपना। आप अपना वोट डालते हो विधानसभा लोकसभा में? आप जब गए आपने सीधा लगाया, एक ही व्यक्ति को चुना, कहीं आपके ने दो को चुन दिया मशीन पर, आपका वोट कैंसिल। राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होगा, जितने उम्मीदवार हैं सबको वोट देना पड़ेगा, एक ही वोट। नहीं है समझ में? राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसके आधार पर होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। नहीं समझ में आया? अनुपात में वोट देना पड़ेगा। आपने जो वोट दिया, मान लो कि दीदी और भैया दोनों खड़े हुए थे, नहीं है समझ में? दीदी खड़ी हुई थी बीजेपी से, दीदी शॉर्ट में द्रौपदी मुर्मू, और भैया से हमारे यशवंत। आप तो समझ गए। अब आपका वोट है, आपको दोनों को वोट देना पड़ेगा। वोट आपका एक ही है, दोनों को देना पड़ेगा। आपने लिखा ना, मैंने लिखा सब तो बोला था सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम। वोट सिंगल ही है, लेकिन वो क्या हो रहा है? मैंने कहा एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय। आपने संक्रमण को देखा है? पहले एक व्यक्ति को था, घर में धीरे धीरे सबको संक्रमित करता है वो। जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होता है, छोटी माता निकलती है, बड़ी माता घर में किसी एक को निकले सबको निकलती है बीमारी। कोरोना वायरस था, उसके संपर्क में जो जो आ रहा था सबको हो रहा था। एक तरीके से ऐसा नहीं कह सकते हम इस चुनाव के बारे में, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपका एक वोट दोनों उम्मीदवारों को डालना पड़ेगा। नहीं है समझ में? अब देखिए, अब उम्मीदवार दो तो होंगे ही नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की भी शर्त है प्रेजेंट में, कम से कम राष्ट्रपति के इलेक्शन वही व्यक्ति लड़ पाएगा। मजाक ना बने, हर व्यक्ति चुनाव में खड़ा ना हो जाए। हर व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता है। 100 वोट चाहिए उसको पहले ही, चुनाव लड़ने से पहले फॉर्म तब भर पाएगा। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदन करने वाले, और दोनों सदस्य अलग अलग होने चाहिए, तब तो उस व्यक्ति का फॉर्म भर पाएगा। कहाँ? राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। 100 वोट्स कैसे? चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। नहीं है समझ में? भी आपने देखा होगा कुल वोट्स कितने थे? 4862 के 48-72 वोट थे। अब 48-72 वोटों में कम से कम 100 वोट चाहिए हमको, कम से कम, तब तो हम राष्ट्रपति का फॉर्म भर पाएंगे चुनाव के लिए। 50 प्रपोजल करने वाले, प्रस्तावक 50 अनुमोदन करने वाले, प्लस 15,000 रुपये राशि हमें कहाँ जमा करनी पड़ेगी? आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक के पास। और अगर वो व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला 1/6 कुल वोट्स का 1/6वां भाग भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो उसकी जमानत की राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। पहले तो बचपन में समझता था कि जमानत जब्त हो जाती थी तो शायद जेल जाना पड़ता होगा, बचपन में समझते थे। तब हमने संविधान नहीं पढ़ा था ना भारत का,
भारत की पॉलिटी नहीं पड़ी थी। मामला क्लियर है? तो देखिए अभी मैं वोट डलवाऊंगा अभी इसमें, वोट भी डलवाऊंगा, वोटिंग सिखाऊंगा भी, काउंटिंग कैसे होती है। भाई बात तो नहीं हो रही है, सिर्फ मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, आपके सर से ऊपर जा रही है। ध्यान कहाँ है? ध्यान स्टडी पे नहीं है, दो जगह हो रहा है, दोहरा दिमाग, तबीयत खराब है ना इसलिए। अब देखा जाए निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, पहली बात। ठीक, अब इस प्रणाली के अनुसार वोटिंग का जो सिस्टम है, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, या प्रणाली हटा दो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय या इंग्लिश में कह देंगे इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम या एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय सिस्टम। मत पद्धति है इसमें, तो आपका एक वोट कितने लोगों के लिए क्या हो रहा है? हस्तांतरित, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अभी बताऊंगा मैं, 3 उम्मीदवार खड़े करूंगा ना, तब जल्दी समझ में आ जाएगा। मामला क्लियर है? 3 उम्मीदवार से जल्दी समझ में आ जाएगा। कुछ फायदा नहीं निकला वीडियो बनाने का। कैमरा उल्टी साइड लगा तो उल्टा अक्सर आ रहा है उसमें। मेरी साइड के उल्टे, अगर पलट के कैमरा लगाता ना तो सीधे आता है। नहीं, अचानक अब देख ध्यान आया मेरा, तब से ध्यान नहीं गया है। नहीं बच्चे नहीं हो तो मैं यूट्यूब पर वीडियो डालने वाला था अपलोड करके, और तो फिर दोबारा मेहनत किसी दिन करनी पड़ेगी मुझे।